नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश की सियासत में अब एक नया शब्द है जो ट्रेंड कर रहा है, उसका नाम है स्ट्राइक रेट। नेताओं का स्ट्राइक रेट, यानी कौन नेता जहां गया वहां जीत दिलाकर लौटा और कौन खाली हाथ। असम और पश्चिम बंगाल के नतीजों ने इस बहस को और तेज कर दिया है, क्योंकि बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे अब छत्तीसगढ़ कनेक्शन की चर्चा हो रही है। क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं ने बंगाल और असम में जीत की स्क्रिप्ट लिखी? क्या बीजेपी का छत्तीसगढ़ मॉडल अब पूरे देश में गेम चेंजर बन रहा है? और दूसरी तरफ कांग्रेस, जहां बड़े बड़े चेहरे मैदान में थे लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। बीजेपी अब तंज कस रही है, कांग्रेस भी पलटवार में जुटी है। तो सवाल सीधा है, क्या अब चुनाव नेताओं के स्ट्राइक रेट से तय होंगे या यह सिर्फ जीत के बाद गढ़ा गया एक नया सियासी नैरेटिव है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे अब एक खास रणनीति की चर्चा तेज है, जिसे छत्तीसगढ़ कनेक्शन कहा जा रहा है। भाजपा संगठन ने पवन साय को 56 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी और नतीजा चौंकाने वाला रहा। 56 में से 51 सीटों पर जीत दर्ज की गई। करीब 6 महीने तक बंगाल में डेरा डालकर बूथ मैनेजमेंट से लेकर जमीनी रणनीति तक हर स्तर पर काम किया गया। इस मिशन में राजेश मूणत, शिवरतन शर्मा, केदार कश्यप और गजेंद्र यादव जैसे नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। अब बीजेपी इस जीत को छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता बता रही है और इसे देश भर में लागू करने की तैयारी में है। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह की सभाओं का जिम्मा भी संभाला और असम में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को कड़ी जिम्मेदारी दी गई। अरुण साव, ओपी चौधरी, तुखन साहू और विजय बघेल जैसे नेताओं ने लोकसभा क्षेत्र की दर्जनों सीट पर रणनीति बनाई। नतीजा, जिन सीटों की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं के पास थी, वहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंगाल में छत्तीसगढ़ के नेताओं को कोई जिम्मेदारी नहीं और असम में भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। जिनको उनके राज्य की जनता ने अपदस्थ किया हो, दूसरे राज्य के लोग क्यों सुनेंगे उनकी बात? और उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार मिली है छत्तीसगढ़ में। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, ये लगातार यहाँ हारे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि असम और पुडुचेरी में बीजेपी पहले से सत्ता में थी। बंगाल में ममता की हार हुई है, कांग्रेस की नहीं। केरल में हम 10 साल बाद वापसी कर रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, जिसमें आसाम और पांडिचेरी तो पहले ही भाजपा के पास था, वो रिटेन किए हैं। और पश्चिम बंगाल में जरूर हार हुई है ममता बनर्जी की। कांग्रेस की वहाँ कोई हार नहीं हुई है। केरल में हम 10 साल बाद वापस आए हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है कांग्रेस के लिए। असम और पश्चिम बंगाल के नतीजों ने सियासत में एक नया ट्रेंड खड़ा कर दिया है, जहां जीत का श्रेय अब सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि नेताओं के स्ट्राइक रेट को भी दिया जा रहा है। बीजेपी इसे छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता बताकर बड़ा नैरेटिव बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रही है। एक तरफ आंकड़ों के सहारे जीत की कहानी गढ़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ इसे सिर्फ सियासी प्रचार बताया जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले चुनाव में नेताओं का स्ट्राइक रेट ही जीत का पैमाना बनेगा या फिर ये सिर्फ सियासत का नया ट्रेंड बनकर रह जाएगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो जो जितनी सीटें जिताता है उसका कद भी उतना बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, ये जानेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। दयावंत बांदे बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। रुपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रफुल्ल पारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दयावंत जी, जीत मिली है और कहा जाए कि इतनी बड़ी जीत है,
आप लोगों ने तो क्रांति कर दी बंगाल के अंदर, बहुत मेहनत की, आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में भाजपा सरकार। लेकिन इस जीत के पीछे बहुत कारण हैं। पूरे देश की बीजेपी जुट गई थी, इसे भी नकार नहीं सकते, सिर्फ एक क्षेत्रीय दल को हराने के लिए। आखिर क्या कुछ इसके मायने, ये जीतने वाले नेताओं का कितना कद बढ़ने वाला है? छत्तीसगढ़ के जो नेता गए, ना सिर्फ बंगाल बल्कि असम और दूसरे राज्यों के अंदर। हाँ दयावन जी संजय जी, संयम जी। हाँ जी संयम जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमको बताई और आप सबके माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंच भी पाती हैं। और रही बात कि छत्तीसगढ़ के नेतृत्व जो कर रहे हैं आज, माननीय उप मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रिमंडल से लेकर के निगम मंडल आयोग के चेयरमैन से लेकर के हमारे वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, पूरे देश में जहां भी चुनाव होती है हमारी पार्टी पूरी तन्मयता से लगती है, एकाग्र चित्ता से लगती है और जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें निर्देश करता है उसका हम पूर्ण रूप से हम पालन करते हैं। और उसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों को, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करने वाले जन नेताओं को, जन नायकों को पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिया कि आपको पश्चिम बंगाल जाना है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जिता के आना है। आसाम जाना है, आपको भारतीय जनता पार्टी को जिता के आना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी तटस्थता के साथ गए, उन्होंने पूरे मनोयोग से काम किया और आज परिणाम आपके सामने है। और वो पश्चिम बंगाल जिसमें कभी हम सिर्फ 3 हुआ करते थे, पिछले चुनाव में 77 थे, आज हम 293 का परिणाम में 207 सीट में यदि जीत के आए हैं तो ये वहां की जनता को नहीं, लेकिन ये श्रेय आप अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जिन नेताओं को छत्तीसगढ़ से भेजा गया उनको देंगे, या फिर ये पूरा का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को आप देंगे? ये भी एक सवाल जो बनता है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया बंगाल के अंदर। मोदी और अमित शाह की बड़ी रणनीति है, ममता बनर्जी के कई सारे आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी में श्रेय की लड़ाई कहीं नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता भी कार्यकर्ता जैसे ही काम करता है और एक कार्यकर्ता भी अपने आप को नेतृत्व नेता जैसे ही मान करके आम जनता के बीच में जाता है और एक प्रामाणिकता रखता है कि हमारी सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, हमारी सरकार किस प्रकार से आम जनता के सुख और दुख के साथ खड़ी रहती है, कैसी योजनाएं संचालित करती है, इन उद्देश्यों के साथ कार्य करता जाता है। इसलिए इसमें हमारी पार्टी कभी श्रेय के आधार पर नहीं चलती कि नेता श्रेय ले जाएगा या कार्यकर्ता श्रेय ले जाएगा। पूरा श्रेय आम जनता, आम वोटर, आम कार्यकर्ता का है। चलिए ठीक है, जो श्रेय वाली राजनीति करते हैं, आपकी तरफ से जब आरोप भी लगते हैं उनसे मैं जवाब लेता हूं। रुपेश जी, श्रेय के लिए राजनीति बीजेपी नहीं करती है, नरेंद्र मोदी की नहीं, सभी सामूहिक मेहनत थी जिसका नतीजा देखने को मिला है। मोदी तो चेहरा थे ही, लेकिन गए तो फिर आपके नेता भी थे। असम गए थे भूपेश बघेल, हार गए। पौंडीचेरी गए थे टीएस सिंहदेव ऑब्जर्वर बनकर, वो भी हार गए। तो ये कैसे, मतलब आखिर आपके यहाँ क्या श्रेय की लड़ाई थी? आपके यहाँ सामूहिक नेतृत्व नहीं था, कांग्रेस हार गई जो? पांडे जी नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय को नमस्कार। संयम जी, प्रजातंत्र में हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है। जो हार गया उसे अपने आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ पे चूक किए हैं, और जो जीत गए हैं उनको अहंकार में या दम भर करके कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जो आम जनता के बीच उन्होंने जो चुनाव में जो वादे किए हैं, जनता को सुविधाएं देने की बात किए हैं, उस दिशा में कार्रवाई करने के लिए उनको निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा। रही बात श्रेय की, तो मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखिए भारत देश में भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है और उस बड़ी पार्टी में व्यक्तिवादी पार्टी होकर के रह गई है। नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उनका संगठन कहीं भी समझ में नहीं आता। और नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में यह संगठनात्मक जो ढांचे हैं, तो संगठन को पूरी तरह से किनारे करके भाजपा जो माने अपना गौरव गाथा और आत्म प्रशंसा करने की जो परिणति चला पड़ी है, ये भारतीय राजनीति के लिए चिंताकारक। निश्चित रूप से जो शीर्ष नेता होते हैं, 56 सीटों पर यदि जिम्मेदारी दी जाती है, 51 जिताकर आते हैं, 6-6 महीने डेरा डालते हैं, तो काम तो करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं क्या? क्योंकि लड़ा तो आपने भी बंगाल में था 292 सीटों पर, और क्या सीटें मिली वो आप जानते हैं। असम में भी लड़ा आपने मजबूती के साथ, केरला के बाद असम में आप दावा कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? मेहनत में कहां कमी रह रही है? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, क्यों नहीं समझा पा रही है जनता को अपनी नीतियां? निश्चित रूप से संयम जी,
प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं या कोई अन्य भी चुनाव होते हैं, तो वहां की जो स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय नेतृत्व होते हैं, स्थानीय संगठन किस प्रकार से है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में जीत या हार का। और जो हमारे नेता हैं, यदि वो कहीं नेतृत्व करने गए हैं, चुनाव में उनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो यदि हम असफल होते हैं तो उनके नेतृत्व में प्रश्न नहीं लगता, क्योंकि ये भारत देश है जो हमारे विश्व गुरु है कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारत देश और भाजपा की सरकार 3 बार हुई। वो वाराणसी में किस प्रकार से उनका वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और जीत का अंतर कम हो रहा है, इससे हार जीत को तुलना करना कहीं उचित नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से हम वहां गए हैं, यदि हमें हार मिली है तो हमको आत्मचिंतन करना चाहिए। निराश है, हताश नहीं है। ठीक है, आत्मचिंतन आप जरूर कीजिए और जरूरी भी है कांग्रेस के लिए। प्रफुल्ल जी, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर 56 में से 51 सीटें हो, कई सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी नेताओं को दी गई, छत्तीसगढ़ से गए थे, तो जीत कर आए हैं, जिताकर आए हैं उन सीटों को, तो एक बड़ा श्रेय मिलता है कि हाँ आपने काम किया था। लेकिन हारने पर जिम्मेदारी नहीं होगी। भूपेश बघेल गए, वहां हार गए, टी.एस. सिंहदेव गए, हार गए, तो हार पर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जीत पर वाहवाही जरूर है। प्रफुल्ल जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं और दूसरे राज्य के जो लोग किसी भी पार्टी के हों, वो अगर उस राज्य में जाकर के अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं तो वो मैं उसे एकमात्र सहयोग मानता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जीत और हार मतलब कौन आदमी जाकर के कोई भी नेता अपने दम पर क्या जिता सकता है? क्या उसका पश्चिम बंगाल में जो लोग छत्तीसगढ़ से गए या मध्य प्रदेश से गए, पूरे देश भर से लोग आए थे, हैं, तो इसका मतलब वो उनको जिता तो नहीं रहना। ऐसा होता तो ऐसे कई राज्य हैं। अगर केरल में भारतीय जनता पार्टी हार गई, पूरे देश के नेताओं को भेज देती भाजपा केरल में, जाओ काम करो और जिता के आओ। तो ऐसा किसी के जाने से नहीं होता है। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो मुद्दों की हार और मुद्दों की जीत होती है। और रहा सवाल राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं का किसी राज्य के चुनाव में शामिल होने का, तो वो एक संगठन की प्रक्रिया है, उसमें सब लोग ये होता आया है हमेशा से, और लोग उसमें सहयोग करते हैं। और ये कोई आज की बात तो है नहीं। उपचुनाव होता है, दूसरे चुनाव होते हैं, लोग जाते हैं उसमें, और ये एक परिपाटी है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाते हैं और काम करते हैं, और वहां पर वो अपनी पार्टी के लोगों का सहयोग करते हैं, उनकी जो क्षमता है। अभी जैसे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 2003 में जब चुनाव हुआ तो छोटे छोटे से पॉकेट होते हैं ना, जैसे कि एक एरिया है जहाँ पर बंगाल के बहुत से लोग रहते हैं, एक एरिया है जहाँ तेलुगु भाषी लोग बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से पॉकेट को चिन्हित किया जाता है, और वहां पर कोई बड़ा नेता, अभी अब एक छोटा सा एक इलाका रायपुर का जहाँ पर तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, वहाँ वेंकैया नायडू की सभा हुई। अब लोगों अब वो उस भाषा में जाकर के बात कर रहे हैं, अपने लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। कलकत्ता में बड़ा बाजार में राजस्थान के लोग बहुत सारे रहते हैं, तो राजस्थान के लोग वहां गए, उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट। अब आप बताइए, कांग्रेस से शर्मिष्ठा, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जो थे, उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए आई। वो गई कहाँ? पखानजूर में जो बांग्लादेश से जो आए थे शरणार्थी, जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उनका रिफ्यूजी कैंप है। वो माना में बांग्ला भाषी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी वहां गई, उन्होंने संपर्क किया, प्रचार किया, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। तो वो एक भूमिका होती है। चलिए, बिल्कुल जरूर। तो ये कोशिश मतलब राजनीतिक दल करते अपने कार्यकर्ताओं को लेकर प्रचार प्रसार की, लेकिन फिलहाल ये मानते हैं दयावंत जी की यदि जीत मिली है तो उसके पीछे आप जरूर कार्यकर्ताओं नेताओं को श्रेय देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत की, यदि कुछ समय बिताए तो कुछ तो किया ही होगा, खाली हाथ नहीं लौटे और जीत लेकर आ रहे हैं। तो लेकिन इस जीत के मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं। वहां तो आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से कि पूरा चुनाव झूठा है, 100 सीटों पर उलटफेर करने की कोशिश की गई है, वोट बैंक खींचने के लिए हमारे वोटर्स के नाम काटे गए, 90 लाख नाम काटे गए। वहां एक अलग आरोप है। आप भले ही अपने नेताओं को श्रेय दें, लेकिन रणनीति को माना जा रहा है, आपकी रणनीति कुछ और थी। ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है बंगाल के अंदर। देखिए संयम जी, हार तो हो चुकी है उनकी, और उनको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। उनके इस्तीफा और नहीं इस्तीफा से कोई संविधान की बेइज्जती नहीं होने वाली है।
देश कोई छोटा नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी संवैधानिक व्यवस्था से नहीं, ये बची क्या हुई होगी। साम दाम दंड भेद और का उसको उपयोग स्वीकार किया गया है करना क्या, पड़ेगा कि वो ये हार पूछा गई जा है। रहा है। एक बात देखिए, ऐसा नहीं है। राजनीति में जो राष्ट्र के हित का विषय है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जाती है। वहां यदि हारा है तो हिंसा हारा है, वहां यदि हारा है तो डर हारा है, वहां यदि हारा है तो भय हारा है। हिंसा, डर, भय जिसके आधार पे गुंडागर्दी, हत्या के आधार पे यदि ममता बनर्जी राज करती थी, उसको हमने हराया है। तब जाकर के आज भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य उद्देश्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्रद्धांजलि के स्वरूप में आज 207 सीटों पे बैठी है। ऐसे ही नहीं है, हमारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के। यही ममता बनर्जी थी जब हम चुनाव हारे थे पिछले 5 वर्ष पहले, तो यही ममता बनर्जी थी। 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या करवाई इसने टीएमसी के गुंडों के द्वारा। इनको वो समय नहीं दिखता। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम राष्ट्र के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं। इसलिए पूरे चुनाव के बाद, जीतने के बाद, परिणाम आने के बाद, पूर्ण बहुमत में आने के बाद कोई बता दे एक हिंसा हुई होगी अभी पश्चिम बंगाल में? तो ये दोहरी चरित्र के साथ यदि पश्चिम बंगाल में यदि बात करेंगे, आने वाले समय में ये जो 80 है वो 8 में तक नहीं रहेंगी ममता बनर्जी जी, वो भूल जाएं। बिल्कुल। दूसरी बात, रुपेश जी से जवाब लेता हूं। रुपेश जी, सहमत है स्ट्राइक रेट को लेकर या फिर रणनीति को लेकर? क्या आप समझेंगे दौरे किए बंगाल के अंदर क्या चला है, असम के अंदर क्या चला है, खासतौर पर बंगाल में क्या नेताओं का स्ट्राइक रेट काम आया है, यानी कि जो परफॉर्मेंस है बंगाल के वो लिए, बेहतर रहा है? असम के लिए भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी एक्चुअल में पनौती हो गए हैं, सिर्फ पनौती बन के रह गए हैं। भूपेश बघेल जी ने वहां पर बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़िया रहते हैं, असम में सतनामी समाज रहता है, यादव समाज रहता है, ऐसे तेली समाज रहते हैं। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेता हूं उस पर, आपका सवाल भी ले लेता हूं, मेरा सवाल भी ले लेता हूं। रुपेश जी, पनौती साबित हो गए भूपेश बघेल असम के लिए, तो महीनों तक गुजारे वहां पर, उसकी कोशिश की गई लेकिन काम नहीं आया। बघेल जी ऐसे नेताओं को यदि आप दयावन जी आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब भी ले लीजिए ना रुपेश जी से। बिल्कुल, पहले तो वो कम से कम 29 सीटों पे कुछ थे आसाम में, अभी तो उनकी स्थिति और बुरी हो गई है। बिल्कुल जवाब तो लेने दीजिए, रुकिए हो गए वो। दयावन जी जवाब ले लीजिए। रुपेश जी, ये क्या पनौती साबित हुए हैं क्या भूपेश बघेल? सीधे आरोप भी लग रहे हैं। और बंगाल के अंदर क्या स्थिति लग रही है, क्या वाकई रणनीति बीजेपी की काम आई है? संयम जी, सत्ता का अहंकार पांडे जी की बातों से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल जी, राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के वो नेता हैं जिन्होंने यूपीए 2 के कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने आम जनता के लिए काम करना स्वीकार किया। भूपेश बघेल जी वो नेता है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, भाजपा की कुशासित छत्तीसगढ़ में 15 साल राज की, ना तो उन्होंने किसानों का चिंता किया, ना छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उकेरा, और ना ही भगवान राम के जो राम वन पदगमन है, जो वनवास काल में थे, उनको इन्होंने चिन्हांकित नहीं कर सके थे। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को वनोपज की वाजिब मांग देने वाले भूपेश बघेल हैं। और वैसे भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी पर इस प्रकार का गलत बातें करते हैं तो इनको मुंहतोड़ जवाब जरूर मिल रहा है। तब वो इस्तेमाल करती थी अपने स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी। देश भर के अंदर भूपेश बघेल को भ्रमण कराया जाता था, तब सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, बहुत दिल्ली में रहते थे। और बीजेपी ने आरोप भी लगाए थे उस वक्त कि सबसे ज्यादा भूपेश बघेल का समय दिल्ली में गुजरता है, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस इस्तेमाल करती थी। आपके गिने चुने मुख्यमंत्री थे देश में। लेकिन फिलहाल क्या भूपेश बघेल का जादू नहीं चल रहा है असम के अंदर? संयम जी, विधानसभा चुनाव में असम की वहां की क्या राजनीतिक परिस्थिति, लोकल स्थानीय परिस्थिति क्या थी, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए विचारणीय है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप किसी व्यक्ति विशेष पे नाम लेंगे तो नरेंद्र मोदी जी पिछले चुनाव में 4 लाख वोटों से जीते थे। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में मात्र 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में चुनाव जीते हैं। ऐसी स्थिति में क्या उनका ग्राफ गिर गया, वो क्या पनौती हो गए हैं, या उनको वाराणसी की जनता ने नकार दिया है? राजनीति में इस प्रकार से तुलना करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं होता। नेतृत्व होता है, सफलता असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैंने पहले ही कहा, प्रजातंत्र में जो हार गया उसे अपनी हार स्वीकार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और जो जीत गया तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई है, जीतने के बाद आज यहाँ मोदी की गारंटी दम तोड़ रही है। देखा जाता है चुनाव में यही होता आया और यही हो रहा है। हार गए, ठीक है,
आत्ममंथन होता है, लेकिन जीतने पर स्ट्राइक रेट जरूर देखा जाता है। प्रफुल्ल जी, बंगाल के अंदर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, या फिर बीजेपी ने कोई ऐसी रणनीति बनाई थी जो ममता बनर्जी के आरोप हैं उसी रणनीति पर काम बीजेपी ने किया था? देखिए, बीजेपी का अपना काम करने का तरीका है, उसका संगठन बहुत मजबूत है और पूरी प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है और ये दिखता है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और आप संगठन में पिछले 2021, उसके पहले 2016 तब से जब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में 3 विधायक थे, जब ममता बनर्जी चुनाव जीती थी वामपंथ को हरा करके, उस वक्त इनके 3 विधायक थे। 3 से उसके बाद 77 हुए, 77 के बाद अब ये सत्ता में आए। तो आप देखिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कोई इवेंट नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे बहुत गंभीरता से काम करती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता, उसके बाद जिस राज्य में चुनाव होना होता है दूसरे दिन से वो उस राज्य को टारगेट में लेकर चलने लगती है। तो ये जो खूबी है 24/7 आरोप कांग्रेस की तरफ से लगती है कि तो इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, पीआर मजबूत है इनका, इसलिए पूरी प्रोग्रामिंग के साथ काम किया जाता है। कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है। उसमें कहने से देखिए, आप इस तरह की बातें बहुत होती है, लेकिन सच्चाई क्या है कि भाई जो खूबी अगर किसी पार्टी में है तो उसको स्वीकार करने में क्या गुरेज? बिल्कुल, उससे सीखने में भी बुराई नहीं है। वो सीखने में किसी से क्या बुराई है? अगर कोई बहुत अच्छा सांगठनिक क्षमता का व्यक्ति है तो उसकी संगठन क्षमता की प्रशंसा करने में क्या जाता है, उससे सीखने में क्या जाता है? तो और दूसरी चीज कि राजनीति में तो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है आपको तो उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसे पूरा पढ़ेंगे नहीं तो उससे लड़ेंगे कैसे? तो आपको भारतीय जनता पार्टी की हर कदम पर आपको उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी और उसके लिए 24/7 आपको काम करना पड़ेगा, जैसे भाजपा करती है। तो बस केवल चुनाव के समय सक्रिय हो जाना और केवल माहौल बना देना, इससे चुनाव नहीं जीते जाते। इसका उदाहरण इसी बंगाल में 2021 में था, जब कितना माहौल बनाया था भारतीय जनता पार्टी, क्या हुआ? हाँ। ममता बनर्जी ने जमीन पर काम किया और वो जीती और 215 सीट लेकर के विधानसभा में। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रचार किया, नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की, अमित शाह की किसकी सभाएं नहीं हुई, हजारों लोग आए, उम्र माहौल ऐसा था। तो उससे लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? चलिए, बिल्कुल प्रफुल्ल जी, तो ये माहौल एक दिन में नहीं बना है, कई दशकों की मेहनत थी जिसका नतीजा आया है और एक एक कर अब नतीजे जो दिखे हैं, तो इसमें आप समझिए नीति भी काम आ रही है। क्या कुछ वादे किए गए वो भी महत्वपूर्ण है, वादे के साथ साथ एक अलग से नीति जो आरोप विपक्षी दल टीएमसी लगा रही है वहां पर वो भी है। क्या वो आरोप सत्य है कि नहीं है कि पूरा चुनाव में उलटफेर किया गया? अब आरोप ही लगा सकते हैं आप, जो सच्चाई है वो रहेगी, उसे नकार नहीं सकते। फिलहाल यही है कि बीजेपी जीती है बंगाल के अंदर, असम के अंदर, इन राज्यों में, और कांग्रेस भी जीती है केरला के अंदर, ये भी एक सत्य है, तो इसको नकार नहीं सकते। मेहनत किसकी क्या उसका आत्ममंथन होगा, लेकिन जीतने वाले को जरूर स्ट्राइक रेट देखा जाता है, ये आप मानकर चलिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दयाबंद जी आपका, रुपेश जी आपका, और साथ में प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये चुनाव जो अब चल रहे थे, इनमें नेताओं की वापसी हो रही है। 6-6 महीने तक डेरा डाल के वहां बैठे थे नेता, इंतजार किया, मेहनत की, और जब जीत कर लौटे हैं तो सिर पर सहरा भी बन रहा है, लेकिन हारने वाले नेताओं को नकारा नहीं जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां की जो निजी राजनीति थी उसको वो समझ नहीं पाए, कोशिश की जाएगी कि आगे कैसे बढ़ा जाए, लेकिन जीतने वाले का जरूर स्ट्राइक रेट होता है और भविष्य में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। ये अक्सर देखने को मिला ही है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।